हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज का हम जो नया वीडियो लेकर आए हैं वो 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से है। हम लोग आज जो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों को कहीं ना कहीं वो थोड़ा टफ भी लगता है, और कुछ बच्चे जब वो टफ लगता है तो उसको ये कहकर लीव कर जाते हैं कि ये तो बहुत बोरिंग है। तो आज हम आपके उसी टॉपिक को बहुत ही ईजी वे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और सम इंटरेस्टिंग उसके अंदर हम जो है फैक्ट्स लेके आने वाले हैं कि आप किस तरीके से फॉर्मूले को बना सकते हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका केमिकल फार्मूला। ओके, तो यहाँ से देखिए, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस कि हमें कोई भी आपको एक क्या दिया हुआ है, जस्ट नाम हमने ऐसे लिख दिया आपका H2SO4, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि इसका क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, क्या क्या इसके अंदर है, बस हम इसका एक नाम जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो ये बोल सकते हैं हम इसको। लेकिन अब हम केमिकल फार्मूला की अगर बात करें तो केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, यानी ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड्स के अंदर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता चलता है। किस टर्म में? टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड मतलब टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी उसके अंदर उस मॉलिक्यूल से कंबाइंड होके बना है। मॉलिक्यूल आपको पता होता है एलिमेंट से बनते हैं, तो वहाँ पर ये पता चलेगा कि हमें वो कौन कौन से एलिमेंट हैं उसके अंदर प्रेजेंट, और हमें क्या पता चलेगा, उनके नंबर ऑफ एटम्स को भी ये बताएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ आपको पहले सिंपल लेकर चलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके H2O की, राइट, ये हो गया आपका वाटर का केमिकल फार्मूला होता है। तो हमने कहा हमें उससे पता चलता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी एलिमेंट फॉर्म का पता चलता है एंड एज वेल एज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया है हमारे कौन कौन से एटम हैं। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम कंबाइंड हुए हैं, ठीक है, वाटर में, यानी हमें पता है वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन से। अब नंबर ऑफ एटम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इसमें, तो ये हो गया यहाँ आपका हाइड्रोजन का 2, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो हम हमेशा क्या लिखते हैं, आपका राइट हैंड साइड में लिखते हैं। नीचे की तरफ जो भी आपका एलिमेंट होता है उसके नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में हम जो है ये लिखते हैं, ठीक है। ये H2O, तो यहाँ पर हमें इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के यहाँ पर आपके क्या है, 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो देखो अब हमें सारी हिस्ट्री वाटर की पता चल गई कि वाटर कैसे बन रहा है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कितना कितना एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो जब ये कंबाइंड होंगे तभी आपका क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो पता चला केमिकल फार्मूले से। यहाँ पर आइए, जो हमने अपना एग्जाम्पल ले रखा था ऑलरेडी H2SO4, इससे देखो यहाँ पर H2SO4 से आपको सबसे पहले तो एलिमेंट पता चले, कौन कौन से एलिमेंट है उसमें। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ओके। ये यानी 3 आपके यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है। यू कैन ऑल्सो से द नंबर एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम एंड ऑक्सीजन एटम, ये पता चल गया। अब नंबर ऑफ एटम्स भी, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, 1 को हम नीचे नहीं लिखेंगे, तो और ऑक्सीजन के 4 एटम। तो इट मीन्स जब ये इस रेशो में कंबाइंड होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, तब आपका क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमें केमिकल फार्मूला अगर हम इसको लिखते हैं तो हमें ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं या 3 एलिमेंट्स के एटम हैं, हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। कितना कितना एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो इस तरीके से हमें केमिकल फार्मूला हमें एक तरीके से इसका कंपोजिशन बता रहा है कि कौन से एलिमेंट इसमें कंबाइंड हुए हैं और किस रेशो में वो कंबाइंड हुए हैं, राइट। तो ये तो आपकी बात चली नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी। अब एक तरीके के और कंपाउंड होता है जिनकी हम बात करते हैं, आपके आयोनिक कंपाउंड, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन से होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के उसमें ये चेंज हो जाती है। यहाँ पर तो हमें ये नंबर ऑफ एटम से पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका बताता है जब आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उस केस में जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। किस रेशो में आपके आयंस जो हैं उसमें प्रेजेंट हैं आपके केमिकल
फॉर्मूले में उस पर आपको पता चलता है आयनिक कंपाउंड में, राइट। तो आयनिक कंपाउंड जैसे हमने वी हैव टेकन हियर द एग्जांपल MgO, राइट। तो हमें पता होता है कि Mg आपके पास कितना होता है 2+ होता है और ऑक्सीजन जो हो जाता है 2- हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इनकी क्या होती है, हमें मेन इनकी जो पता चल रही है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब एक और नेम, अब इनकी बात चलते हैं, ये तो हो गया आयनिक कंपाउंड हमने आपको बता दिए। अब नेमिंग की बात करते हैं कि मैम नेमिंग कैसे होती है इनकी, तो नॉर्मली हमने बता दिया है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम नेमिंग की बात करते हैं किस तरीके से आता है। देखो स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जब भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो ऑलवेज भी मेटल और नॉन मेटल क्या होती है, कंबाइंड होती है। एक जो पार्ट होता है मेटल से, एक पार्ट नॉन मेटल से, दोनों फॉर्म होंगे तब आपके आयनिक कंपाउंड बनेंगे। उनकी नेमिंग हमें कैसे लिखनी है, देखो अब कुछ कंपाउंड्स हम आपको यहाँ पर लिखते हैं। आपका MgO, ओके, ZnCl2 एंड CuS, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है हमें, ये हमारी मेटल नॉन मेटल दोनों हो गई है। जब भी आप इनकी नेमिंग करोगे तो हमेशा जो आपके मेटल्स होती है उसके नेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। बट आपका जो नॉन मेटल एलिमेंट होता है उसके नेम में चेंज आ जाएगा। वहाँ पर हम उसके नेम में जो एंडिंग है वहाँ पर क्या करेंगे, आइड लगा देंगे। जैसे ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है तो ऑक्साइड है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है तो क्लोराइड है, सल्फर आपका नॉन मेटल है तो सल्फाइड है, ठीक है। अब नेम लिखते हैं और पहले आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर आपका मेटल आएगा और आपके राइट हैंड साइड जाएगा नॉन मेटल का नेम आएगा आइड लगाकर। जैसे अब बताते हैं, देखो सिंपल, कितना सिंपल होने वाला है। आइडेंटिफाई किया यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें मेटल आपकी क्या है, मैग्नीशियम, तो इसका नाम आपको दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg पहले आ जाएगा, मेटल आपकी पहले आ गई है तो यहाँ पर होगा है मैग्नीशियम, पहले नाम आया, ऑक्सीजन है, आइड लगाकर बताया था, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। यहाँ पर मेटल कौन सी पहले है, मेटल जो है जिंक है तो उसका नाम पहले आ जाएगा, सो जिंक, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे है मेटल का नेम कॉमन नेम होता है ऐसे ही रखेंगे जिंक। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल है क्लोरीन, आइड बनना लगाना था, क्लोरीन के उसमें लग जाएगा आइड, क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, कॉपर मेटल पहले, सो कॉपर, ओके। सल्फाइड है, सल्फर है तो सल्फाइड, तो हो गई इनकी नेम इजी। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है, मेटल का नेम एज इट इज रखना है और नॉन मेटल के एंडिंग में आईडी लगा देना है, तो आपके आयनिक कंपाउंड के नेम यू कैन राइट वेरी इजीली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लर्न करने में, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट वाला कि ये तो हमने आपसे बात कर दी कि जब आपके क्या होता है कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, कैसे, जब मेटल और नॉन मेटल हैं वो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। बट कुछ टाइम पर हमारा ऐसा भी होता है जहाँ पर आपकी नॉन मेटल कंबाइंड होती है और एक कंपाउंड फॉर्म करती है। वहाँ पर मोस्टली देखो क्या होता है, नॉन मेटल जब कंबाइंड हो रही है वहाँ पर आयनिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं। लेकिन जब आपकी नॉन मेटल कंबाइंड होकर कोई कंपाउंड बनाती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन और शेयरिंग नहीं होते, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी नॉट अ शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं होते, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयरिंग होते हैं। अब उसी के बेस पे हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ, बॉन्ड बनाते हैं हम यहाँ पर, HCl हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है, दोनों ही नॉन मेटल है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो बॉन्डिंग होती है ये H एंड ये Cl, हम इनके लास्ट वाली शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है केवल उसी को लेंगे। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे लास्ट सेल ले लो चाहे कैसे भी सेल ले लो। क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं 2 8 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन लेंगे, आपके जितना भी 7 वाला इलेक्ट्रॉन होता है इनको लेते हैं हम आपको। तो यहाँ पर ये 1 3 5 7 और ये हो गया आपका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्या कर रही हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर रही हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको तो एक केवल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो यहाँ से ये दोनों इस तरीके से इन
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, शेयर कर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट बन जाता है। और ऐसे ही कंपाउंड, ये शेयरिंग कंपाउंड है और आपका बन जाता है आपका HCl। तो दिस इज जो हम ये शो कर रहे हैं आपको, ये जो है दिस इज बॉन्ड, ये है आपके आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नॉट आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसमें क्या बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपका, इन दोनों में से जो ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी होगी अपनी तरफ पुल करने की। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी ऑफ एटम, राइट, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम की बात चल रही है। द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉन्ड टूवर्ड्स इन इट, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर शेयर हुआ है इसको कौन अपनी तरफ ज़्यादा क्या करता है, पुल करता है या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा यानी उसके पास में जो है पावर एक तरीके से क्या हो जाएगी, नेगेटिविटी अगर उसकी बात करते हैं तो उसी के बेस पे हम उनकी नेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको नेगेटिविटी दे रखी है, जैसे HCl, तो यहाँ पर HCl है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने यहाँ रिटर्न की हुई है 2.1 होती है, क्लोरीन की जो होती है 3.0 होती है। तो यहाँ पर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर यानी ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके के जब भी कंपाउंड फॉर्म होंगे, जो नॉन मेटल्स होंगे, वहाँ पर मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसी के बेस पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफाइन हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर बस वही हो जाएगा, जब हम इस तरीके के कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे तो जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पहले और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, जो लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। आईडी की फॉर्म वही रहनी है, जो भी आपका मतलब इन द सेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ में आइड लग जाएगा। ठीक है, उसके नेम के साथ आइड लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आपके राइट हैंड साइड आएगा, हाइड्रोजन आपके लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ पर वी कैन से हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, सल्फर की भी बात कर देते हैं, अगर इसी में एक नेम और दे दे आपका HCl के साथ साथ में H2S। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पर सेम वही, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट्स वाई यहाँ पर सल्फर बाद में आएगा और उसके नाम के साथ में आइड लग जाएगा। ओके, ये हो गई आपके ऐसे आयनिक कंपाउंड जो आपके क्या बनते हैं, जब नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम नेमिंग जो होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी कैसे हमारी होती है कि जो भी वो शेयर होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, शेयरिंग का पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसके बेस पे, उनकी अट्रैक्टिंग पावर के बेस पर हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ये when there are more than one atom of an element। हमने कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे भी देखे हैं कि जिसमें वो एक से ज़्यादा रेशोज़ में कंबाइंड होते हैं। जैसे देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं यहाँ पर CO, यानी यहाँ पर मोर देन वन एटम। अब कंबाइंड तो जो एलिमेंट तो हमारे यहाँ सेम है, CO हो गया, CO2 हो गया। अब ये जो आपका कंपाउंड बना है ये भी कार्बन ऑक्सीजन से बना है, ये जो कंपाउंड बना है ये भी कार्बन ऑक्सीजन से बना है, लेकिन नंबर ऑफ एटम क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पर कार्बन तो दोनों सेम है बट ऑक्सीजन के जो एटम है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 2 है। तो अब इनकी भी नेमिंग के लिए देखो कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ये हो गया NO हो गया, ठीक है, NO2 हो गया है। देखिए अब कितने सारे बन जाएंगे इसके, N2O हो गया है, N2O3 हो गया है, ठीक है, N2O5 हो गया है। अब यहाँ से देखो सारे के सारे ये सब आप कहोगे मैडम एलिमेंट तो हमारे दो ही हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये तो कंपाउंड कितने डिफरेंट बन रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर आपके वन देन यहाँ पर वह आर मोर देन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो वहाँ पे हमें कैसे करना है, वहाँ पर हम जैसे यहाँ पर आपका कार्बन है तो वी हैव राइट हियर अ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं
1 के लिए हम मोनो यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 के लिए हम डाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई यूज़ करते हैं और 4 के लिए वी यूज़ टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ठीक है। इनके बताते हैं नेम कैसे कैसे करते हैं, देखो। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये यहाँ पे बता दें, जैसे ये एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम किसके चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के चेंज हो रहे हैं। कार्बन तो सेम है इसलिए कार्बन के आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन 2 एटम ऑक्सीजन के हैं तो उससे पहले आपका यूज कर दिया है डाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। हियर सेम 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अब क्या है, नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम हो गया है तो यहाँ पर हो जाएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपके इस तरीके से इनके नाम के आगे जहाँ पर भी इनके नंबर्स जो होते हैं, एटम ऑफ नंबर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उनकी नेमिंग के लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं हम उनको करके, ओके। तो ये आपको कोशिश की थी एक इजी वे में समझाने की, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये समझ आया होगा और आज आपके लिए केमिकल फॉर्मूला इजी हो गया होगा करना। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए लेकर हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।